हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद एकेपी। दोस्तों, आज आप लोगों को बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आप लोगों की डिमांड को देखते हुए आज एक नया चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है जीके विद एकेपी, जो कि एग्री नॉलेज प्लस का ही एक चैनल है। इसके माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एससी और जूनियर टीचर भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे करवाए जाएंगे और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि एग्रीकल्चर की अगर कोई वैकेंसी आती है तो एग्रीकल्चर से संबंधित समस्त कंटेंट एग्री नॉलेज प्लस चैनल पे ही उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अगर आप लोग यूपी लेखपाल, जूनियर टीचर इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से इस चैनल पे आके आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। और कंटेंट की हम बात करते हैं तो कंटेंट आप लोगों को ऐसा उपलब्ध कराया जाएगा जो कि पेड क्लासों में विभिन्न संस्थानों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और इसके बारे में ज़्यादा हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जब ये फर्स्ट वीडियो या फर्स्ट लेक्चर आप लोग जब देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इस चैनल पर क्या दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मित्रों को शेयर करना और अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करना। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट क्लास में क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2021-22 वर्तमान में कौन क्या, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे संवैधानिक पदाधिकारी, न्यायिक प्रमुख, निर्वाचन आयोग, संसदीय प्रमुख, सचिव एवं सलाहकार, विभिन्न बोर्डों के अध्यक्ष एवं उन तमाम चर्चित हस्तियों के बारे में जो कि वर्तमान समय में चर्चा में बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आइए दोस्तों इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रही फर्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले राष्ट्रपति। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं वो किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आप लोग देंगे, 14वें नंबर के। किस नंबर के हैं, 14th नंबर के ये राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन यही बनता है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो किस नंबर के हैं, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे, 14th नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति से जुड़े हुए उन तमाम महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति के पद की बात की जाए तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में पद की बात की गई है। ठीक है, और 53 जो अनुच्छेद 53 है ये पद का हो गया। अनुच्छेद 53 जो है कार्यपालिका प्रधान। ठीक है, कार्यपालिका प्रधान की अगर बात की जा रही है तो किसमें है, अनुच्छेद 53। और 54 जो अनुच्छेद है वो निर्वाचन संबंधित है। 56 की बात करें तो कार्यकाल है। 58 राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित है। अब हम योग्यता की यहाँ पे बात कर लें तो योग्यता के अंतर्गत आप लोगों को हम बताए दे रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 58 के मतलब अनुसार राष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं वो इस प्रकार से आप लोग एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु जो है, आयु की बात करें तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। ठीक है, और चुनाव के समय लाभ के पद की बात आती है तो चुनाव के समय वो किसी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ये योग्यताएं एक राष्ट्रपति के पद के लिए होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और यहीं पे बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की जो कि यहाँ पे पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 85, जो अनुच्छेद 85 है, अनुच्छेद 85 यानी कि 85, इसके बारे में आप लोग सुनेंगे
अनुच्छेद जो 85 है ये राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र बुलाने या सत्र अवसान करने या विघटित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद जो 85 होता है ये राष्ट्रपति को संसद के सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा विघटित करने का अधिकार देता है। यहीं पे हम एक और अनुच्छेद की बात करते हैं 108, अनुच्छेद 108, जो कि संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। जो संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुलाई जाती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। और अगर सत्र की बात करें तो सत्र किसके अंतर्गत बुलाया? राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र बुलाने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 85। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अनुच्छेद 85 जो है राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र बुलाने से संबंधित है, ठीक है। और जब संयुक्त सत्र की बात की जाएगी, संयुक्त सत्र जो होता है अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 118 के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 118 के अंतर्गत ही लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। आहूत या बुलाई जाती है, आहूत माने बुलाई जाती है, ठीक है। ये किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। लेकिन अध्यक्षता जो होता है इसकी लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, जो कि अनुच्छेद 118 में वर्णित है, ठीक है। अब और भी इसके कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद जैसे 123 है, अनुच्छेद 123 ये अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 123, यानी कि अनुच्छेद 123। और संयुक्त अधिवेशन हमने बता दिया है कि 108 है, और राष्ट्रपति द्वारा संसद के सत्र बुलाने से संबंधित अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 85 है, ठीक है। और यहाँ पे भी महत्वपूर्ण चीजें हम कुछ जान लेते हैं राष्ट्रपति से संबंधित। जो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा हुई थी सर्वप्रथम किस सत्र में हुई थी? 1962 में। कब हुई थी? कुछ महत्वपूर्ण चीजें और भी जान लेते हैं हम यहाँ पे। जो राष्ट्रीय आपात की पहली बार जो घोषणा हुई थी, राष्ट्रीय आपात, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की जो पहली बार घोषणा हुई थी वो किस सत्र में हुई थी? 1962 में। फर्स्ट पहली बार 1965 में हुई थी। और ये कब? भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था तो अक्टूबर 1962 में, अक्टूबर, ये भी मंथ भी आप लोग नोट कर लेंगे, अक्टूबर 1962 में पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। सेकंड जो राष्ट्रीय आपात की 3 बार अब तक की राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा चुका है। सेकंड की जब बात कर लेते हैं तो सेकंड वाला जो राष्ट्रीय आपात होता है ये 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, दिसंबर 1971, ठीक है। और थर्ड राष्ट्रीय आपात जो घोषित होता है वो 1975 में घोषित होता है। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन जो होता है वो मतलब राज्यपाल की सिफारिश पर या बिना सिफारिश के भी राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, यदि संविधान के अकॉर्डिंग उस राज्य का जो मतलब कामकाज है वो नहीं चल रहा है, तब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? पहला राष्ट्रपति शासन पेप्सू राज्य, जो पंजाब का पेप्सू राज्य है, वहीं पे पहला राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था। क्वेश्चन में जब आता है तो उसमें स्टेट ऐसे दिए जाते हैं जिससे आप लोगों को लगेगा कि सर्वप्रथम जो राष्ट्रपति शासन है वो हो सकता है कि केरल में लागू हुआ हो या कश्मीर, ज़्यादातर कश्मीर चर्चा में रहता है तो लोग उसका आंसर कह देते हैं कश्मीर। लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि इस राष्ट्रपति शासन जो है सर्वप्रथम पेप्सू राज्य पंजाब में लागू हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की भी हम और बात कर लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात जो होता है राज्यों में, ठीक है, 352, 356 और 360 ये 3 अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। और यहाँ पे 352 की हम बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 जो है इसके अंतर्गत मतलब युद्ध या कोई बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की अगर पोजीशन या कंडीशन बनती है तो उस समय
मंत्रिमंडल के परामर्श से, मतलब मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है, अनुच्छेद 352। ठीक है, और यहीं पे 56 की बात कर लेते हैं। तो अगर संवैधानिक तंत्र विफल होता है, संवैधानिक तंत्र यानी संविधान के रिगार्डिंग अगर कामकाज राज्य का नहीं चल रहा है और वहाँ पे आंतरिक अशांति बनी हुई है, यानी कि संवैधानिक तंत्र विफल होने पर 356 अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, और यहीं पे बात कर लेते हैं अनुच्छेद 360 की। अनुच्छेद 360 जो है, अनुच्छेद 360 वित्तीय अस्थिरता जो आती है के समय मंत्रिमंडल के परामर्श से वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, जो कि अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल मतलब अभी भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पर राष्ट्रपति से संबंधित, क्योंकि राष्ट्रपति से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताए दिए रहे हैं। जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे वो आप लोगों को तो पता ही कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, जो कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति कार्यकाल की बात कर ली जाए तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आयु को हमने बता ही दी थी, अभी योग्यता के अंतर्गत 35 ईयर्स होती है मिनिमम आयु। और राष्ट्रपति जो होता है अपना त्यागपत्र जो होता है वो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों को हम ये भी बता दे रहे हैं कि जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका जन्म अभी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति की बात करें, आइए देखते हैं आगे। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। ये किस नंबर के हैं? 13वें नंबर के हैं, 13वें। ठीक है, 13वें नंबर या 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति जो श्री एम वेंकैया नायडू हैं वो किस नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और इनके मतलब बात की जाए कि राष्ट्रपति का पद जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया, तो अनुच्छेद इसका होगा 30। पद की बात जो की गई है उपराष्ट्रपति की, अनुच्छेद 63। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वही है जो अभी आप लोगों को हमने बताया था कि वर्तमान में राष्ट्रपति जो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जो कि 14वें नंबर के हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक एवं देश का संवैधानिक प्रधान कहलाता है। ठीक है, देश का ये भी एग्जाम में पूछा गया कि देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे, राष्ट्रपति होता है। और भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो होती हैं राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53 में निहित होती हैं। कार्यपालिका की शक्तियां जो होती है वो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और इन कार्यपालिका शक्तियों का जो निर्वहन होता है वो भारत के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 58 की बात करें तो अनुच्छेद 58 ये योग्यता से संबंधित है और योग्यताएं अभी हम आप लोगों को बता भी चुके हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है प्रधानमंत्री। भारत, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं वो किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है। और लोकसभा की बात की जाए तो वर्तमान जो लोकसभा है वो किस नंबर की है, 17वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वर्तमान नंबर की जो लोकसभा है वो किस नंबर की, 17वीं लोकसभा। और उसी के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। और अब बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की। वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं श्री एन.वी. रमन्ना जी हैं। कौन है, श्री एन.वी. रमन्ना। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये किस नंबर के हैं,
एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या फिर नाम पूछा जाता है या फिर उनका नंबर पूछा जाता है, वो किस नंबर के मतलब न्यायाधीश हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर देंगे 48 नंबर, ठीक है, यानी कि 48वें नंबर के क्या हैं, 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है महान्यायवादी। वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? ये हैं के वेणुगोपाल। कौन है वर्तमान में महान्यायवादी? महान्यायवादी जो हैं वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं, जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जिनका इमेज आप लोग देख पा रहे होंगे। इमेज यहाँ पे इसलिए लगाया गया है जिससे आप लोगों को ये हमेशा के लिए याद हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो ये जो होते हैं राष्ट्रपति जो होता है वो मतलब इनकी नियुक्ति करता है, और इनकी योग्यता जो होती है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता के बराबर ही इनकी योग्यता होती है, ठीक है। ये मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद को धारण करते हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, भारत जो महान्यायवादी होता है वो संसद का मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में जाकर बोल सकता है, ठीक है। किसी भी सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकता है, लेकिन उसे मतलब वोट देने का वहाँ पे अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं, वो मतलब अपने जो भारत राज्य के किसी भी न्यायालय में भी जाकर सुनवाई कर सकता है, ये भी उसको अधिकार प्राप्त है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? श्री तुषार मेहता हैं। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या देंगे? श्री तुषार मेहता। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं, ये कौन है? आदर्श कुमार गोयल। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल हैं। और यहाँ पे नोट में कुछ चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत की गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी या किस सत्र में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या है? 18 अक्टूबर 2010, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनका जो कार्य होता है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष का जो कार्य होता है, इनका कार्य जो पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुकदमे होते हैं उनकी सुनवाई इसी के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। जिससे कि मतलब अन्य न्यायालयों पर जो इसका बोझ पड़ता है वो बोझ कम किया जा सके, इसी के लिए इसका गठन किया गया है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाम जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? श्री आदर्श कुमार गोयल जी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में वो कौन है? श्री सुशील चंद्रा जी हैं। और बात करें तो किस नंबर के हैं? 24 यानी कि 24वें नंबर के क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात यह ध्यान रखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुशील चंद्रा और किस नंबर के हैं? 24 नंबर के हैं। अब हम बात कर लेते हैं चुनाव आयुक्त की। वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है? एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 उप चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयुक्त होते हैं, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो उमेश सिन्हा, चंद्रभूषण और सुदीप जैन हैं, ठीक है। और ये जो चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे, जिनकी नियुक्ति भी हाल ही में की गई है।
अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति हाल ही में की गई है, ये क्या है, चुनाव आयुक्त हैं। और राजीव कुमार जो हैं ये पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं और वर्तमान में क्या है, चुनाव आयुक्त हैं। यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 चुनाव आयुक्त होते हैं और 3 उप चुनाव आयुक्त होते हैं। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें निर्वाचन आयोग की, तो इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 324 है। और भाग की बात करें किस भाग में है, तो भाग 15 है। और ये अनुच्छेद 324 से 329 तक है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ज़्यादा 324 वाला ही पूछा जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 324 के बारे में बताया है कि निर्वाचन आयोग का जो प्रावधान है वो किस में है, 324 के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त के मतलब कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या 65 साल, जो मतलब पहले वो पूरी कर लें, ठीक है। इनमें से जो उनकी पहले पूरी होती है ये 65 साल या 6 वर्ष, यही उनका कार्यकाल होता है। और इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त व 2 अन्य उप चुनाव आयुक्तों की मतलब नियुक्ति, जो चुनाव आयुक्त होते हैं अनूप चंद्र पांडे, राजीव कुमार, इनकी नियुक्ति और सुशील चंद्रा जी की नियुक्ति जो ये होती है किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इनका जो वेतन है भत्ता होता है, चुनाव आयुक्तों का वेतन भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहीं पे हम और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। कुछ समितियां बनी थी इसी से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछी गई हैं। तारेकुंडे समिति, जो निर्वाचन संबंधित समितियां बनी थी, तारेकुंडे, आप लोग नोट डाउन करेंगे कौन सी समिति थी, तारेकुंडी समिति, तारेकुंडे समिति बनी थी। इसका सत्र याद रखेंगे आप लोग 1974 में। और इसके जो अध्यक्ष थे BM तारेकुंडे थे। और इन्होंने क्या सिफारिश की थी, इनके द्वारा सिफारिश की गई थी कि जो मतदाता की आयु है वो क्या कर दी जाए, 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए, जो कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा घटाकर कितने वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई है। यानी कि मतदाता की जो आयु है वो घटाकर 21 से 18 वर्ष किसकी सिफारिश पर की गई थी, तारेकुंडे समिति, जिसके अध्यक्ष BM तारेकुंडे जी थे। और एक और महत्वपूर्ण समिति बनी थी, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, संथानम समिति, संथानम समिति बनी थी। इसके अध्यक्ष जो थे के संथानम थे। और इसका गठन जो हुआ था 1983 में हुआ था, ठीक है। इसके अंतर्गत मतलब जो थी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के बारे में बात की गई थी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो है उसके निर्धारण के बारे में बात की गई थी। और एक और महत्वपूर्ण समिति थी इंद्रजीत समिति। कौन समिति, इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत समिति के अध्यक्ष जो थे इंद्रजीत गुप्त थे, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसकी स्थापना 1998 में की जाती है। चुनाव खर्च जो था, चुनाव खर्च हेतु तो सार्वजनिक कोष बनाया जाए, इसके बारे में इन्होंने सिफारिश की थी। और मतदाता परिचय पत्र जो जारी किया जाता है, इससे संबंधित समिति कौन सी थी, यामलाल शकधर समिति, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, जो कि 1950 से 1958 तक रहे हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। और भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल का जो दर्जा दिया जाता है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में मतलब किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मत होते हैं 6% प्राप्त करना आवश्यक होता है। अगर ऐसा वो दल नहीं कर पाता है तो अगर उसे दर्जा पहले से प्राप्त भी है तो उसकी राष्ट्रीयता समाप्त की जा सकती है, यानी कि राष्ट्रीय दल का दर्जा उसका समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त किसी एक राज्य अथवा राज्य से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी आवश्यक हैं, ये भी एक शर्त होती है। मतलब किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें होनी चाहिए, 6% उन्हें वैध मत प्राप्त होने चाहिए, ठीक है, किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों से। और लोकसभा में 2% सीटें
और यह कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से प्राप्त की गई हों। लोकसभा में 2% सीटें बहुत ज़रूरी होती हैं राष्ट्रीय मतलब दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए, जो कि कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से प्राप्त की गई हों। भारत में चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 का प्रयोग किया जाता है। किस अधिनियम का प्रयोग किया जाता है? 1951 का प्रयोग किया जाता है। और परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे चुनाव आयुक्त संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने लागू में सभी आप लोगों को बता दी हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वर्तमान में कैग कौन है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि मतलब वहाँ के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, पहले उपराज्यपाल भी रह चुके हैं और वर्तमान में क्या हैं? ये कैग हैं। ठीक है। और अनुच्छेद यहाँ पे हम कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये भी आप लोग देख लीजिए। जो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद का प्रावधान किया गया है। देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का लेखा परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? कैग के द्वारा किया जाता है। और नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले प्राप्त कर ली हो। ठीक है, ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें आप लोगों को हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि अगर आप लोगों को यहाँ पे हटाने की इनकी बात की जाए तो इन्हें कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके इन्हें पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और 1976 में पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्य जो था केंद्र एवं राज्य दोनों के लेखांकन का, वो दोनों कार्य इसी के अंतर्गत आता था। लेकिन अब क्या हुआ है, 1976 के बाद केंद्रीय वित्तीय लेखांकन का जो कार्य था वो इससे अलग कर दिया गया है। ठीक है, और वो उसके लिए उसका कार्य कौन देखता है? महालेखा नियंत्रक। वित्तीय लेखांकन का कार्य कौन देखता है? महालेखा नियंत्रक, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और ये वर्तमान में कौन है? सोमा राय वर्मन है। और इस पद को सुशोभित करने वाली ये 7वीं महिला हैं। ठीक है, इस पद को सुशोभित करने वाली ये 7वीं महिला है, सोमा राय वर्मन, महालेखा नियंत्रक CGA। एग्जाम में यहाँ पे बहुत डाउट होता है कि CAG पूछा गया है कि CGA, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। CAG अलग है और CGA अलग है। CGA का पूरा नाम कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का कार्य है केंद्रीय संस्थाओं का वित्तीय लेखा जोखा करना। ठीक है, और इससे संबंधित और राज्य स्तर पर अगर बात की जाए, राज्य स्तर पर सभी संस्थाओं एवं वित्तीय मामलों का लेखांकन कार्य भी इसी के अंतर्गत आता है। और इसकी जो रिपोर्ट होती है अनुच्छेद 151 के अंतर्गत जो लेखा परीक्षण का कार्य होता है, इसके अंदर जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो अनुच्छेद 151 के अंतर्गत कैग जो है वो राष्ट्रपति को उपलब्ध कराता है केंद्र स्तर पर। और राज्य स्तर पर बात की जाए तो इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को मतलब उपलब्ध कराता है। ये चीज़ भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात की गई है। और सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। जो सर्वोच्च कमांडर यानी कि सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी ही सर्वोच्च कमांडर हैं सभी सेनाओं के। ठीक है, और नौसेना अध्यक्ष की बात की जाए वर्तमान में ये किस नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। और कौन है? करमबीर सिंह। याद रखेंगे, 24वें नंबर के हैं करमबीर सिंह। और अभी हमने 24वें नंबर की एक और बात की थी, वो कौन थे? मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे जो कि सुशील चंद्रा जी थे। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, मतलब सुशील चंद्रा जी जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह जी, इन दोनों का जो पोजीशन नंबर है वो मतलब किस नंबर के हैं? तो 24वें नंबर के। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे।
थल सेना अध्यक्ष की बात की जाए वर्तमान में ये थल सेना अध्यक्ष जनरल मुकुंद नरवाने जी हैं, जो कि 28वें नंबर के हैं। और वायु सेना अध्यक्ष जिन्हें एयर चीफ मार्शल भी कहा जाता है, इनका जो पद होता है एयर चीफ मार्शल का, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं, राकेश कुमार भदौरिया, जो कि 26वें नंबर के हैं। ठीक है, और इनका शॉर्ट नेम लिख के आता है एग्जाम में RKS भदौरिया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण और पदों के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। भारत के जो CDS हैं, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात की जाए, CDS चीफ ऑफ डिफेंस, वो वर्तमान में बिपिन रावत हैं। कौन है? बिपिन रावत। ये पहले भी हैं और वर्तमान में भी हैं। ठीक है, और महानिदेशक की बात की जाए, क्योंकि नया पद सृजित किया गया था, महानिदेशक सैन्य संचालन, यानी कि DGMO, एक पद ये भी सेना में होता है, DGMO, यानी कि सैन्य संचालन, महानिदेशक सैन्य संचालन। ठीक है, ये कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह, याद रखेंगे आप लोग। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण संगठन हैं और जांच एजेंसियां हैं, और उनसे संबंधित उनके निदेशक या महानिदेशक नीचे दिए गए हैं। आइए बारी बारी से इनके बारे में देखते हैं। सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वर्तमान में कौन है? सुरेश एन पटेल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वर्तमान में कौन है? सुरेश एन पटेल। और CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल। CBI के वर्तमान निदेशक कौन है? सुबोध कुमार जायसवाल हैं। और बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त की। मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC। ठीक है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, वर्तमान में कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त। और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB के जो प्रमुख हैं वर्तमान में अरविंद कुमार हैं। और बात करते हैं महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसे NIA भी कहते हैं, NIA, इसके महानिदेशक कौन है? कुलदीप सिंह हैं। और कुलदीप सिंह के पास एक महत्वपूर्ण पद और भी है, CRPF के महानिदेशक का। कुलदीप सिंह के पास एक और भी पद है, महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स, यानी कि CRPF का। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ये ऐसा टॉपिक है यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे और इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को PDF की आवश्यकता है तो लास्ट में भी हम एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। तो जब तक कि मतलब लेखपाल है और ये जो वैकेंसी अभी टीचर वाली चल रही, जूनियर टीचर की, जिसका एग्ज़ाम जो 17 अक्टूबर को होना है, इससे संबंधित जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे उससे संबंधित, और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आप लोगों को एक कॉन्टैक्ट नंबर हम देंगे, उस पर आप लोग संपर्क करके और वहाँ से आप लोग इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ अभी हमने बताई थी कि जो कुलदीप सिंह हैं, इनके पास 2 महत्वपूर्ण पद हैं, एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA, ठीक है, और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, और इसके अलावा CRPF का पद कुलदीप सिंह जी के पास है। महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB कौन है? कुमार राजेश चंद्र हैं। महानिदेशक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। पंकज सिंह, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह हैं। इससे पूर्व राकेश अस्थाना थे। इससे पूर्व कौन थे? राकेश अस्थाना। और राकेश अस्थाना वर्तमान में क्या बन चुके हैं? ये दिल्ली पुलिस के मतलब महानिदेशक DIG बन चुके हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस में महानिदेशक बन चुके हैं। और वर्तमान में BSF के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? पंकज सिंह हैं। महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, ये कौन है? MA गणपति। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स है, इसके जो महानिदेशक है कौन है? सत्यनारायण प्रधान। और सत्यनारायण प्रधान एक और के भी महानिदेशक हैं, वो कौन सा है डिपार्टमेंट? इनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है होमगार्ड, ठीक है, होमगार्ड यानी कि एचजी, इसके भी ये महानिदेशक हैं, एनडीआरएफ के हैं और होमगार्ड के भी, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। महानिदेशक असम राइफल, ये हमेशा चर्चा में बना रहता है, इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है, और असम राइफल्स, ठीक है। और इसके जो महानिदेशक हैं प्रदीप चंद्र नैयर हैं, इसके महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र नैयर हैं। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस, इसके महानिदेशक की बात करें तो ये अरुण कुमार हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख आयोग और उनके अध्यक्ष कमा सचिव, आइए देखते हैं इनके बारे में। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह हैं। और अगर एग्जाम में 14वें का पूछा जाए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो वाई वी रेड्डी, आप लोग याद रखेंगे, वाई वी रेड्डी जो कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रियांक कानूनगो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष नीति आयोग, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वही कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। जो वर्तमान प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। और नीति आयोग का मतलब जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को होती है, क्योंकि उससे पूर्व जो इसका नाम था वो क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग की स्थापना की बात कर ली जाए तो योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में होती है, और नीति उसका नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 में क्या कर दिया जाता है? नीति आयोग कर दिया जाता है। और नीति आयोग को ही सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। उपाध्यक्ष की बात करें नीति आयोग को जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। और सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया है, क्योंकि इनका कार्यकाल जो था 2021 में पूरा हो गया था और इनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ा दिया गया है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की मतलब अध्यक्ष जो हैं वो रेखा शर्मा हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे संबंधित अभी एक पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित एक संविधान संशोधन भी जो हुआ है और इसके कारण ये चर्चा में था, इसलिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है। और इसके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, भगवान लाल साहनी। कौन है? भगवान लाल साहनी जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संगठन एवं बोर्ड और अध्यक्ष, कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण संगठन है, बोर्ड एवं बोर्ड और उनके अध्यक्ष। आइए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग एक बार हम फिर दोबारा बता देना चाहते हैं कि मतलब ये बता देना चाहते हैं कि जो ये यहाँ पे हम आप लोगों को बता रहे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसे एक बार देखेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा भी आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम के समय आप लोग जो यूट्यूब पे जाके मतलब स्पीड बढ़ा के इसे एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के अध्यक्ष जो हैं कौन हैं? ये इसके अध्यक्ष जो हैं ग्रेग बर्कले। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है, ठीक है, यूएई दुबई। और इसकी जो सीईओ है मनु साहनी है। सीईओ कौन है? मनु साहनी है। और ग्रेग बर्कले जो है कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? जय सिंह हैं, ठीक है। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी की प्रथम महिला स्वतंत्र निदेशक कौन है? इंदिरा नूई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कौन है? सौरव गंगुली, जो कि 39 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 39 29वें।
और CEO की बात करें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तो हेमांग अमीन है। और यहाँ पे कौन था? मनु साहनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो यहाँ पे CEO कौन था? मनु साहनी था, मनु साहनी। और यहाँ पे कौन है? हेमांग अमीन है, यानी कि अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की बात की जाए तो रवि शास्त्री हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि महिला टीम कोच, जो भारतीय क्रिकेट महिला टीम है उसके कोच कौन है? तो रमेश पंवार है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। जीनेट एलन USA की पहली महिला वित्त मंत्री हैं, चर्चा में थी इसलिए यहाँ पे हमने इसके बारे में बता दिया है। जीनेट एलन जो है USA की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ केन्या, जो कि कहाँ के हैं? केन्या के हैं। और इन्हें WHO की कार्यकारी बॉडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। WHO की कार्यकारी बॉडी का अध्यक्ष, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पूर्व जो इसके अध्यक्ष थे WHO की कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष, वो डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जो हमारे पूर्व केंद्रीय चिकित्सा मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके बाद हम आप WHO की बात कर लेते हैं। WHO से कई बार क्वेश्चन, WHO का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी की बात करें, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो लोग वहाँ पे अक्सर जिनेवा लगा देते हैं, लेकिन जिनेवा इसकी राजधानी नहीं है। ठीक है, मुख्यालय WHO का जिनेवा में ही है, लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और ये संस्था इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके जो उप महानिदेशक हैं, इसके महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस हैं, जो कि कहाँ के? इथोपिया के हैं। इथोपिया एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसके जो महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस हैं। और वर्तमान उप महानिदेशक जो हैं सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारतीय मूल के हैं, जो कि भारत की हैं। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन उप महानिदेशक हैं WHO की। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में होती है। और 7 अप्रैल को ही क्या मनाया? विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, यहाँ इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संगठन, उनके बोर्ड के अध्यक्ष कुछ और भी दिए गए हैं, आइए इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं CEO कौन है वर्तमान में? सुनीत शर्मा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। S रमन सिडबी के अध्यक्ष। सिडबी की स्थापना जो होती है 1990 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। सिडबी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? लखनऊ में है। और अध्यक्ष की बात करें तो सिडबी के अध्यक्ष जो हैं S रमन है। रेखा मेनन नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष हैं। नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रेखा मेनन है। और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो रेखा शर्मा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और जो मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा है। और नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन है। नीरा टंडन जो है व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार हैं, मतलब ये जो बाइडेन की सरकार है, राष्ट्रपति हैं, उनके मतलब मंत्रिमंडल में ये क्या है? वरिष्ठ सलाहकार हैं व्हाइट हाउस में, नीरा टंडन। नागोजी ओकांजो इवेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और WTO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 में WTO की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाती है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? नागोजी ओकांजो इवेला। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और एंडी जैसी जो है अमेजन के नए CEO हैं। अमेजन के नए CEO कौन हैं? एंडी जैसी हैं। टीवी नरेंद्रन की बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? टीवी नरेंद्रन है। और इससे पहले उदय कोटक जो थे इसके भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष थे, उनकी जगह पे उदय कोटक की जगह पे इनकी नियुक्ति की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, आज के सेशन में यहीं तक। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जो होता है
उसे आप लोग ज़रूर एक बार प्रेस कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को समय समय पर इससे संबंधित जो जितनी भी सत्र हो या क्लासें होंगी उनकी जानकारी आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को एक बार शेयर करना। ठीक है दोस्तों, अगर क्लास पसंद आई होगी तो कृपया लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।